नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पाले बदलने का खेल तेज हो गया है और इस बार सबसे बड़ा धमाका हुआ है समाजवादी पार्टी के खेमे में। धमाका हुआ है मतलब धमाका होने के बाद जहां पर बम फूटा है वो समाजवादी पार्टी का खेमा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं मायावती के कभी राइट हैंड माने जाने वाले कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो मायावती के बाद यानी बसपा के बाद कांग्रेस में थे और कांग्रेस का साथ छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक और पूर्व विधायकों का समाजवादी पार्टी में आना अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी में तो पहले से ही मुस्लिम नेताओं की फौज है, चाहे वो पूर्वांचल के अंसारी बंधु हों, कैराना की इकरा हसन हो, नसीम सोलंकी हो। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए अपनी सियासी जगह बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, खासकर इसलिए भी क्योंकि चुनावों में बस अब साल भर से भी कम का वक्त बचा है। 2027 के इन्हीं बदलते समीकरणों और बदलती सूरतों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक.in के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद। कबूल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस तो छोड़ दी थी पिछले दिनों, काफ़ी दिनों से, और उसके बाद कयास लग रहे थे कि चंद्रशेखर के साथ उनकी बात चल रही है, समाजवादी पार्टी एक ठिकाना हो सकता है, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर अब जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो आप इसे किस तरह की सियासी डेवलपमेंट के तौर पर देख रहे हैं? नीरज भाई, पहली चीज ये है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। 4 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय हैं। बसपा में रहते हुए बसपा के जो मुस्लिम चेहरे हैं, जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पे बसपा के कर्ता धर्ता के तौर पे वो रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में भी उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक तरह से कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर अगर माना जाए, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे, तो वो उस तरह से एक्टिव थे और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही उनकी राजनीतिक कर्मभूमि के तौर पे रही है, बसपा में भी रहते हुए और कांग्रेस में भी रहते हुए। लेकिन सवाल यही है कि आपने कहा तो ये एक तरह से जो एंट्री है वो एंट्री इस तरीके की है कि 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं और वो एक तरह से, जिस तरह से पिछली बार आपने अगर नीरज भाई याद होगा 2022 से पहले जिस तरह से उन्होंने बीजेपी नेताओं की, बीएसपी नेताओं की एंट्री करके एक माहौल बनाया था, उस माहौल की पहली जो बिसात बिछी है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी एंट्री के साथ। लेकिन दूसरी बात, आपने एक और सा बात कही कि इनके आने से क्या होगा। इनके आने से समाजवादी पार्टी की सेहत पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि जिस समाज से आते हैं वो समाज पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह समर्पण है। दूसरी बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी निश्चित तौर पे बसपा के बड़े नेता रहे हैं नीरज भाई, लेकिन कभी भी वो जनाधार वाले नेता नहीं रहे। वो जो सेटिंग वाली पॉलिटिक्स होती है, व्हाइट कॉलर पॉलिटिक्स होती है, संगठन की पॉलिटिक्स होती है, उसके तो माहिर खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर ये कहा जाए कि वो मुस्लिम वोटों को जोड़ने की कवायद कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो है मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ एक मुश्त खड़ा है। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से एक मनोवैज्ञानिक निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को फायदा है। ये दिखाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसीलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता उत्तर प्रदेश से वो मतलब कहीं और जाने के बजाय वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा है नीरज भाई, और इसमें कोई शक नहीं, यही स्क्रिप्ट है। लेकिन अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो इससे मुझे कोई संभावनाएं या कोई उसकी पॉलिटिक्स में फायदा नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से लेकर उत्तर प्रदेश के नेताओं को एंट्री कर दी है। हालांकि उनके साथ कई और बड़े नेता शामिल हुए हैं, खास तौर से जो अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला है नीरज भाई, उसमें अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होना, एक बीएसपी के पूर्व विधायक का शामिल होना जो कुशवाहा समुदाय से हैं, और राजाराम पाल, 2 लोग कल और शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके आने से जो खास तौर से जो पीडीए कार्ड है
उसको एक तरह से धार मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये जो अति पिछड़ी जात के नेता आते हैं, उनके आने से सपा को एक राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम है। तो एक जो मुसलमानों को लेके आजम खां के प्रति एक आजम नहीं खां को लेकर नहीं, मकबूल भाई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने बेटे को सेट कराने आए हैं समाजवादी पार्टी में। निश्चित तौर पे नीरज भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वही मैं अभी आगे कहने वाला था कि खास तौर से वो अपने बेटे की राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार चिंतित हैं। उनका बेटा खास तौर से जो बीएसपी से एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा था 2014 में, मुझे याद है कि वो फतेहपुर से लड़े थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, हार गए थे। उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2019 में, क्योंकि 17 में छोड़ दिया, 2019 में वो खुद बिजनौर से चुनाव लड़े थे। उनके बेटे को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया था, वो खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर से लड़े थे, लेकिन बिजनौर में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब उम्र के इस पड़ाव पे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो राजनीतिक रुतबा और हासिल कर लिया है नीरज भाई, अब वो कहीं और दोबारा मिलना नहीं है जो बसपा में उनको मिल चुका है। वो चाहे सब कांग्रेस में रह के हतो उत्साह होकर देख लिया है। कांग्रेस और वो सपा के बीच में अलायंस होना है, इस बात को नसीमुद्दीन सिद्दीकी जानते हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये भी जानते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए अपने बेटे को मनचाही सीट पे टिकट दिलाना उतना आसान नहीं जितना समाजवादी पार्टी के जरिए दिलाना है। तो मुझे लगता है जो आपने बात कही कि वो अपने बेटे के भविष्य, क्योंकि बेटा जो है उनका भविष्य लेकर निश्चित तौर पर चिंता है। आप देखेंगे कि जो अफजल सिद्दीकी हैं, उनके बेटे हैं, उनको जो समर्थक हैं वो बहुत अरसे से भावी सांसद, विधायक तो कभी नहीं लिखा नीरज भाई, हमेशा भावी सांसद के तौर पे उनके लोग। हाँ, मैं आपको बता दूं, उनके तमाम जो सिद्दीकी के दोस्त हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे के, वो यहीं दिल्ली में महारानी बाग में रहते हैं नीरज भाई। उनके तमाम दोस्त जो है वो यही लिखते हैं, आप देख लीजिए, तो भावी सांसद के तौर पे लिखते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि नीरज भाई की चुनाव, ये बात जरूर है कि अब वो अपने बेटे के भविष्य के लेके चिंतित हैं कि हमारे बेटे का राजनीतिक, खास तौर से क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके साथ जो नेताओं ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, उनके बेटे सब राजनीतिक पटरी पे आ चुके हैं, वो पिच पे उतर चुके हैं, कोई विधायक बन गया है तो कोई सांसद बन गया है। ऐसे में वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर निश्चित तौर पर एक पिता की चिंता होती है, और वो संभावनाएं भी अपने बेटे के लिए राजनीति में देख रहे हैं। और उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले खड़ी है, भाजपा में वो जा नहीं सकते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव में खासतौर कांग्रेस में रह के उन्होंने देख लिया, बसपा में भी कोई संभावनाएं दिख नहीं रही हैं, तो सपा ही उनको सबसे कंफर्ट जोन लगा है। और अगर वो आए हैं तो मुझे लगता है कल तक जो शख्स टिकट बांट रहा था, वो आज अपने बेटे के लिए टिकट के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा नीरज भाई। एक बात ये 2024 के, मैं आज एक और बात बता दूं, 2024 में भी ये चाहते थे कि इनको मुरादाबाद से कांग्रेस का टिकट मिल जाए, ये कांग्रेस से चाहते थे, लेकिन वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में वो सीट छोड़ने की तैयार नहीं थी। यही वजह से इनको किसी तरह से वहां मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की जो उनके ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका है। तो अब ये इनके सामने सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने बेटे को कहां से, अगर वो अपने बेटे को चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अखिलेश यादव एक टिकट नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सहारे दे देंगे, लेकिन क्या वो सीट कौन सी होगी, ये बड़ी दिलचस्प कहानी होगी। दूसरा, क्या अफजल अंसारी वो बेहतर कर पाएंगे, मुझे लगता है। क्या जो अफजल सिद्दीकी, हाँ, अफजल सिद्दीकी, तो अफजल सिद्दीकी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो फतेहपुर, जहां से वो 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसी की सीट जो है, वहां पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड 2 सीटें हैं, क्या उनमें से एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे, या कहीं नई पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि आजम खां, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत अरसे से पश्चिम यूपी में सक्रिय हैं, बसपा में रहते हुए उन्होंने अपने तमाम जो नेटवर्क स्टेब्लिश किए हैं, ज्यादातर उनके नेटवर्क जो हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे वो अमरोहा हो, बिजनौर हो, या फिर सहारनपुर हो, या फिर मुजफ्फरनगर हो, ऐसे इलाके में उनका खासतौर से आधार उन्होंने अपना तैयार किया, एक नेटवर्क तैयार किया है। ऐसे में क्या वो अपने बेटे को पश्चिम उत्तर प्रदेश की कोई सीट पे लड़ाएंगे, ये बड़ी चीज है, क्योंकि नीरज भाई बांदा के जहाँ के रहने वाले हैं, वहां कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पे अपने बेटे को लड़ा के विधायक बना सकें। तो मुझे लगता है कि एक नई तरीके की राजनीति उनको सपा में एंट्री करने के साथ उनको सीट की तलाश करनी होगी। सीट के बाद अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि सपा से लड़के चुनाव मुकाबला हो सकता है, लेकिन उसको जीत में तब्दील करना नीरज भाई, क्योंकि अभी 1 साल का वक्त है, वो भी देखना होगा। तो ये एक बड़ी चीज होगी। कुछ सही बात है। लेकिन क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के, जैसा आपने कहा कि उनके आने से समाजवादी पार्टी को ऐसा कोई फायदा तो दिखता नहीं है, लेकिन
क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने के पीछे ओवैसी फैक्टर भी है क्या? क्योंकि मायावती कितनी भी कहती रहे हम अकेली लड़ेंगी, लेकिन फिर भी चर्चाएं तो चलती ही रहती हैं कि ओवैसी एक पोटेंशियल गठबंधन साथी मायावती का हो सकता है, हो सकते हैं, या फिर ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आने को लेकर तो लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम पॉलिटिक्स, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स जिसके लिए आपने कहा कि वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ हैं, उसमें एक उसमें उठापटक की बातें ओवैसी के जरिए होती रहती हैं। तो क्या कोई ओवैसी फैक्टर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस पाला बदलने में आपको दिखता है? देखिए नीरज भाई, किसी के पाला बदलना है, उसमें तमाम फैक्टर कारण होते हैं। उसमें एक ओवैसी फैक्टर हो सकता है। पहला फैक्टर तो यही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जरूरत थी सपा की, सपा को नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जरूरत नहीं थी। एक चीज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने बेटे के लिए, अपने राजनीतिक जो आखिरी दौर की राजनीति है उनकी, उसको अपनी सेट करने के लिए वो सपा में आए हैं। एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बिहार चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव के बाद से असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को लेके लगातार चर्चाएं उत्तर प्रदेश में गर्म है। और ये बात अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी एक अपने ट्वीट के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की है। फिर इसके बाद अभी जिस तरह से जो हैदराबाद में एमआईएम का दफ्तर है, वहां पे जिस तरह की एक पूरे देश में जहां उनके पार्टी के नेता हैं उनका जमावड़ा भी लगा 2 दिन पहले, वहां जिस तरह की बातें हुई हैं नीरज भाई, और पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, इन दिनों लगातार अपने बयानों से चर्चा में हैं। चाहे वो विवादित बयान हो या तमाम तरह की, मुख्यमंत्री जो है एक नकाब वाली को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हूँ, 12 लड़के पैदा करने की बात कर रहे हूँ, ये तमाम चीजें करके उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा के केंद्र में वो बने हुए हैं। और वो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले, अगर उन्होंने हैदराबाद से बाहर अपनी जमीन तलाशने की कवायद शुरू की थी नीरज भाई, तो अगर मैं कहूं तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश था। मुजफ्फरनगर का दंगा था। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से जिस तरह सक्रिय हुए, वहां से उनकी राजनीति जो है वो हैदराबाद के चार मीनार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के अवध के इलाके में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी डेग चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका जो पुलाव है, हैदराबादी बिरयानी है, वो भले ही उसके तीखापन मसाला वो पसंद न किया हो, लेकिन महाराष्ट्र में उसी साल 2024 में 14 में चुनाव हुए थे नीरज भाई, वहां से उनका विस्तार होता है जब उनके 2 विधायक जीतते हैं। फिर उसके 1 साल बाद 2019 में उनके एक सांसद और जीत जाते हैं। तो उन्होंने अपने पैर पसारने की कोशिश जो की, वो शुरुआत भले ही यूपी से किया, लेकिन उसके बाद वो महाराष्ट्र में सफलता हासिल करते हैं। फिर उसके बाद बिहार में चुनाव होता है तो बिहार में आ जाते, बेहतर प्रदर्शन करते हैं 2020 में। लेकिन उसके बाद नीरज भाई, उत्तर प्रदेश में असर कभी भी इतने, मतलब जब से वो लगातार सक्रिय हैं, अगर बात करें नीरज भाई, तो 2014 से लेकर अब तक 15 साल हो रहे हैं। 15-16 साल में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में केवल एक बार मुख्य मुकाबले में वो नजर आए हैं। वो संभल की सीट थी, जियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़ रहे थे। 2017 का चुनाव था नीरज भाई, वही एक चुनाव था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुख्य मुकाबले में लड़ी है। इसके अलावा कहीं भी मुख्य मुकाबले में नहीं रही। हर जगह उत्तर प्रदेश में वोट कटवा साबित हुई है, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो या 2022 का चुनाव रहा हो। इन दोनों चुनाव में कोई बहुत ज्यादा ही सारी जमानत जब्त हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मतदाता है नीरज भाई, वो अलग तरीके का मतदाता है। वो देश के जो बिहार और ऐसी जगह नहीं का, महाराष्ट्र के जो इलाका है, वो ऐसा मतदाता नहीं है। यहाँ का जो मतदाता है वो एक तो उसके पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो जो आबादी है वो भी उस तरह की आबादी नहीं है जहां पे असदुद्दीन ओवैसी अभी तक जीत दर्ज करते रहे। नीरज भाई, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक जीत की सफलता का कि वो जमीनें देखेंगे जहां पे उनको जीत मिलती है, तो वो 70% प्लस वाली सीटें हैं नीरज भाई, जहां पे मुस्लिम मतदाता 70% से ज्यादा हैं, चाहे वो हैदराबाद का इलाका हो या फिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लेके मालेगांव और भिवंडी के बात हो, यहाँ भी जीत। इसके अलावा अगर हम बिहार जाते हैं तो किशनगंज के इलाके में भी 65% प्लस मुस्लिम मतदाता है। तो जहां पे आज तक उनको सफलता मिली है वो 70% प्लस मुस्लिम मतदाता है। उत्तर प्रदेश में नीरज भाई 70 प्लस जो प्लस वाली सीटें हैं वो गिनती के 4-6 सीटें हैं। उसमें से एक सीट पे असदुद्दीन ओवैसी 2017 में परफॉर्मेंस कर चुके हैं, वो संभल सीट थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई भी नीरज भाई सीटें अगर देखेंगे तो ऐसी नहीं है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में
जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिल पाया है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो अलग तरीके की है। यहाँ पे जो भी 50% है, दूसरी तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण भी होता है, और यहाँ का मतदाता ये मानता है कि हम पूरे देश के मुस्लिमों की लीडरशिप हमारे हम तय करते हैं दशा दिशा, क्योंकि जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट मुसलमानों के हैं तीन, वो तीनों चारों जो थॉट हैं उसके सारे केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं। तमाम उलमा जो है, मुस्लिम उलमा है, मौलाना है, जिनके जरिए मुस्लिम राजनीति की दशा दिशा तय भी होती है नीरज भाई, वो भी हम्म। उत्तर प्रदेश में है। चाहे वो बरेलवी थाट हो या देवबंदी थाट हो या शिया थाट हो, सबका राजनीतिक केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है। और ये जितने भी इस्लामिक थॉट हैं, वो कोई भी थॉट असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्पेस देने की पक्ष में कभी नहीं रहा है। आप देखेंगे लेकिन खड़गे साहब फिर क्यों इमरान मसूद को कहते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं कि भाई यूपी में मत आने देना? हाँ, दरअसल वो मतलब वो उनका अब कहने का प्रपक्ष क्या है, कांग्रेस उनके किस परफॉर्मेंस को देख के कह रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ओवैसी ने महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया, वो एक हंसी मजाक और तल्खी लहजे में रहा है, क्योंकि अभी इमरान मसूद पिछले दिनों हैदराबाद भी गए थे, तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी कहते हैं। और जिस तरह की असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति है, कहीं उसी से मिलती जुलती राजनीति इमरान मसूद की भी है, उसी तरह की आक्रामक तीखापन राजनीति में है। लेकिन असद सहार इमरान मसूद भी मुस्लिम चेहरे बनने की कोशिश में हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो खड़गे जी है, वो इमरान मसूद के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश ने की कि आप असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में आने मत देना। मतलब वो भले ही शेरवानी वाला की है, बिरयानी और शेरवानी और की वजह बातें कर रहे थे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा चिंता जरूर कांग्रेस में, क्योंकि लगातार कांग्रेस की जमीन सुलगती जा रही। कांग्रेस एक नई तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुसलमानों के बीच में जो अविश्वास की धारा बनी, खत्म हुई थी नीरज भाई, उसको एक तरह से मजबूत किया था। और वो हम्म। मजबूती जो है आप देखेंगे कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखी कि मुसलमानों का पूरा, जो अगर देखा जाए तो पैन इंडिया देखा जाए, तो मुसलमानों का जो झुकाव था वो कांग्रेस की तरफ था। बिल्कुल। मुसलमानों में भी लेकर राहुल गांधी को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। राहुल गांधी को लेकर जो तमाम खास से 90 के दशक में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो शिकायतें थी, तमाम नाराजगी थी, वो धीरे धीरे दूर हुई है मुसलमानों की, और मुसलमानों के बीच में राहुल गांधी की माहौल बना है। लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज जैसे इलाके में बेहतर परफॉर्मेंस कर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मुसलमानों के बीच में एक पॉकेट में ओवैसी जाते हैं और जाके स्पेस बना ले जाते हैं, क्योंकि किशनगंज का इलाका वो इलाका है नीरज भाई जहां पे कांग्रेस की अच्छा आधार रहा था। कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस करती रही है वहां पे, और उसके बावजूद कांग्रेस के अभी वहां पे ऑलरेडी देखा जाए तो तीन तीन सांसद हैं, तारिक अनवर हैं, जावेद साहब हैं, डॉक्टर जावेद वहां पे किशनगंज में है। इसके अलावा पप्पू यादव खुद ऑलरेडी वहां से सांसद हैं। तो तीन सांसद होने के बावजूद अगर उस इलाके में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है कांग्रेस और एक से दो सीटें किशनगंज में जीतती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर चिंता जरूर है इस बात को लेकर कि ओवैसी। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर ओवैसी का स्पेस मुझे लगता है, भले ही कांग्रेस चिंतित हो नीरज भाई, मुझे हम्म। वैसी संभावना नहीं दिखती है। अगर जितना मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं, उत्तर प्रदेश हम्म। के मतदाताओं का मूड समझता हूं, और जितना मैं उत्तर प्रदेश में ओवैसी की राजनीति को देखता हूं, उसके पीछे एक और भी कारण है नीरज भाई, कि हर जगह पे ओवैसी ने जो लीडरशिप खड़ी की एक चेहरे के तौर पे थे। उनके पास एक ऐसा चेहरा था जिसके जरिए वो कैश कर सकते हैं। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील है, आक्रामक राजनीति करते हैं, थोड़ा सा वहां पे सक्रिय रहे हैं, लोगों के बीच में जमीन पे काम करके हैं। इसके अलावा उनके पास वारिस पठान जैसे नेता हैं जिनके जरिए महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं। वहीं हम अगर बिहार में बात करें तो अख्तरुल ईमान पहले से स्थापित नेता है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के साथ ऐसी जो स्थापित लीडरशिप है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो उनके हम्म। साथ नेता हैं वो कभी भी कोई जीत दर्ज नहीं कर पाए। कोई किसी और पार्टी में रहे हैं तो वो मुस्लिम बेस्ड पार्टी रही है। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो अगर आप उनको देखेंगे तो वो पहले उलमा काउंसिल में थे, उलमा काउंसिल से आए हैं, उलमा काउंसिल में आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष थे और आए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। और वो कभी स्पेस नहीं कर पाए, वो लोगों के साथ जोड़ नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में इनकी कोशिश एक बात जरूर है, अगर आज चाहे एमआईएम के तमाम नेताओं से बात करें तो वो चाहते हैं कि बीएसपी से उनका अलायंस हो जाए। अगर वो अलायंस, हम्म। वो एक बैसाखी तलाश रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बैसाखी कोई मिल जाए तो हम अगर अगर एक पैर पे हैं और दूसरा बैसाखी मिल जाएगी तो हम खड़े हो जाएंगे। एक बार खड़े होने का वो मौका चाहते हैं, और वो मौका पिछली बार हमने देखा ओम प्रकाश राजभर से लेकर अखिलेश यादव तक से
असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन करने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो उत्तर प्रदेश में उनको वो स्पेस नहीं मिल पा रहा, कोई ऐसा पार्टी उनके हाथों हाथ लेने को तैयार नहीं है। सपा अलायंस करने के तैयार नहीं है, कोई स्पेस नहीं देना चाहती है। कांग्रेस के लिए वो एक तरह से अछूत बने हुए हैं। दूसरी तरफ मायावती ही एक बची है जिसके साथ वो अपने अलायंस कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति है, जय भीम जय भीम वाली, दलित मुस्लिम केमिस्ट्री बनाने की कोशिश, वो भी उनको लगता है मायावती के साथ बेहतर हो सकती है। लेकिन मायावती भी बहुत समझी सोची समझी राजनीति है, वो भी वो स्पेस नहीं दे रही है। तमाम बयानों के बाद आप देखेंगे उन्हें चंद्रशेखर रावण कहते भले ही हैं, लेकिन आज तक देखेंगे तो चंद्रशेखर भी उस तरह से अलायंस नहीं किए। 2024 के हमने चुनाव में देखा, चंद्रशेखर ने तो एमआईएम का फायदा उठा लिया, उनका समर्थन हासिल कर लिया, लेकिन उसके बदले एमआईएम को कहीं और समर्थन करके कहीं और एमआईएम के लिए प्रचार करते नीरज भाई नजर नहीं आए। चलिए कबूल भाई, एक बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी वाले प्रकरण पे आते हैं। तो अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, जिनका जिक्र आपने भी किया था शुरुआत में, बसपा छोड़कर आए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जो बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग शामिल हुए। तो कोई बसपा छोड़ो सपा पकड़ो मुहिम चल रही है क्या? बसपा में तो अगर निगाह डालते हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने वाले नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, मुझे लगता है। देखिए नीरज भाई, अब जो कभी कही जाती थी, आप एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी कभी कभी लोग कह देते हैं उसको। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वो जो बहुजन समाज पार्टी होती थी, वो बहुजन समाजवादी पार्टी में तब्दील हो गई है नीरज भाई। अब तमाम लीडरशिप हैं, खास तौर से बसपा में जो नेता छोड़ने वाले हैं, उसमें खास तौर से मुस्लिम जो लीडरशिप है नीरज भाई, उसको मायावती के साथ कोई संभावनाएं अपने दिख नहीं रही है। और उसके साथ ऐसे में संभावना दिखती नहीं, तो और अगर कहीं कोई उम्मीद की किरण दिख रही है तो उनको लग रहा वो समाजवादी पार्टी है। चाहे वो अनीस अहमद फूल बाबू हों, ये पीलीभीत से और बरेली की उससे आते हैं, वहां से विधायक रहे हैं, मायावती की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब नेताओं को लगता है, आप देखेंगे जो बसपा में अम्बेडकराइट लीडरशिप रही है, जो है उसमें दलित ओबीसी नेता रहे हैं, अगर उन्होंने बसपा छोड़ा है तो उनके लिए सपा मजबूत ठिकाना बनी। और सपा में आए तो उन्होंने सबने जीत दर्ज की, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया। यहाँ तक कि स्वयं प्रसाद मौर्य आए थे, नहीं जीत पाए थे, तो उनको स्वयं प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने एमएलसी तक बना दिया था। तो उनको लगता है कि, और खासतौर से मुसलमानों को लगता है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ अगर हमें कहीं विधायक सांसद बन सकते हैं जाके, तो सिर्फ हम सपा में जा सकते हैं, भाजपा में जाने के उनके पास विकल्प नहीं है। तो एक मजबूरी में तो इसलिए आते हैं। दूसरी तरफ यह है कि बसपा लगातार जो है जिस तरह से इनएक्टिव है, एक तरह से अगर हम कहें, मायावती भले ही सक्रिय हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन में इनएक्टिव दिख रही है। बसपा के में रहते हुए बसपा के नेताओं को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है नीरज भाई। ऐसे में बसपा के तमाम नेता जो लग रहा अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वो भी अलग अलग जगह तलाश रहे हैं। उसमें जो हिंदू नेता हैं या जो कैडराइड नेता नहीं है, उनको लगता है भाजपा में जाके वो जीत सकते हैं, तो भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा आज की तारीख में अपने उरूज पे है, भाजपा एक तरह से फुल हो चुकी है। जो बसपा के नेता को जाना था भाजपा में, वो 2017 से पहले 17 के चुनाव में जा चुके हैं नीरज भाई। तो अब जो बचे हुए हैं उनके लिए जो विकल्प है वो सिर्फ सपा है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए वो सपा में आ रहे हैं। तमाम नेता जो बसपा छोड़ रहे हैं वो सपा में आ रहे हैं, और सपा में आने के खाली एक ही है कि आज समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले खड़ी दिख रही है, भाजपा के सामने लड़ती हुई दिख रही है। बसपा लड़ती हुई, अगर बसपा लड़ती हुई दिख रही होती, मायावती सक्रिय होती, तो मुझे लगता है कि जो नेचा जो भगदड़ बसपा से सपा में आने का जो सिलसिला चल रहा है, वो ऐसी संभावनाएं मुझे नहीं दिखती। खाली यही संभावना ये है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के सामने अगर कोई मुख्य विपक्षी दल के तौर पे है तो समाजवादी पार्टी है। इसीलिए इन नेताओं का ठिकाना सपा बन रहा है, और अखिलेश यादव उन नेताओं को शामिल करके एक सियासी माहौल बनाना चाहते हैं। नहीं तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, फूल बाबू, ये पुराने और प्रभावी बसपाई हैं, तो इनके आने से मायावती का जो बचा कुचा वोट है, मतलब वो वोट खींचेंगे मायावती का कि नहीं खींचेंगे? निश्चित तौर पे देखिए नीरज भाई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत लंबे समय तक काम किया है, पार्टी में संगठन में काम किया है। उन्होंने तमाम लोगों को विधानसभा का टिकट, लोकसभा का टिकट, एमएलसी, राज्यसभा बनाने में उनकी भूमिका रहती थी नीरज भाई। तो तमाम लोगों की है, वो बसपा की कमजोरियां और मजबूतियां दोनों जानते हैं। और बसपा जब अपने ढलान की तरफ खड़ी है, उसका वोट खिसकता जा रहा है, जनाधार खिसकता जा रहा है, ऐसे में वो सपा में आए हैं।
तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने साथ ऐसा नहीं कुछ नहीं लाए, कल वो भीड़ भी लाए हैं नीरज भाई। तो जो हम्म। बस है, अब अगर अनीस अहमद फूल बाबू हैं, वो जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं नीरज भाई, अगर वो सपा से लड़ेंगे तो जीतने की संभावनाएं भी दिखेंगी नीरज भाई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। अनीस बाबू ऐसा नहीं अपने साथ वोट नहीं लेके आए, जो उनके साथ 25-30 हजार वोट है नीरज भाई, वो 25-30 हजार वोट के नेता हैं। अपने दम पे भी उनका अपना एक जनाधार है, अच्छे खासे रहे। और अगर वो सपा से लड़ेंगे, वो 25,000-30,000 जुड़ेगा, तो जीत में तब्दील होने की संभावना भी बन रही है, एक कारण। दूसरी बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ अपने साथ मुस्लिम वोटों को नहीं लाए हैं, तो उसके साथ साथ तमाम जो बसपा के ऐसे नेता हैं, जो बसपा के वो वोट है जो इस वक्त निराश है, हताश है, उसको भी नसीमुद्दीन लाने की कोशिश करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को किस तरह से अखिलेश यादव इस्तेमाल करते हैं नीरज भाई, ये बड़ी दिलचस्प देखना होगा। उनका इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम काम करने वाले नेता हैं, कैडर हम जमीन पे काम करने वाले हैं, कांग्रेस में रहते हुए मुझे काम नहीं मिल पा रहा, तो मुझे लग रहा था, मुझे घुटन महसूस हो रही थी। तो हम्म। क्या वो काम जो है बसपा में कर रहे थे, कांग्रेस में कर नहीं पाए, क्या सपा में अखिलेश यादव काम करने का मौका देंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को या नहीं? हालांकि क्योंकि तमाम हमने देखा, आर के चौधरी से लेके इंजीत सरोज से लेके स्वामी प्रसाद और तमाम नेता जो बसपा के आए, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, लेकिन कोई बसपा की तरह काम करता हुआ कांग्रेस में, सपा में मुझे नहीं दिखा है नीरज भाई। तो हम्म। नसीमुद्दीन कितना काम कर पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात आपने एक शुरू में कही थी, मुझे लगता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अपने राजनीतिक कैरियर से ज्यादा अपने बेटे के राजनीतिक कैरियर की चिंता है। वो हम्म। अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को एक सुरक्षित करने, एक उसकी सफल पारी का आगाज कराने के लिए सपा में आए हैं। और वो कहीं अगर आगाज कराते हैं, तो मुझे लगता है वो देखना होगा। अब वो हम्म। किस तरह से कराते हैं, किस तरह से अखिलेश यादव उनको स्पेस देते हैं, ये अभी गर्भ में है, क्योंकि ये सारी चीजें भी खुल के नहीं आई हैं। कुछ दिनों में वो दिखेगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ अखिलेश यादव किस तरह का केमिस्ट्री बना के चलते हैं। क्या, क्योंकि मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में नीरज भाई, हालांकि मायावती के साथ रहते हुए नसीमुद्दीन हम्म। सिद्दीकी ने जिस तरह से तेज तर्रार मायावती थी, वैसे में इनके रीढ़ में बड़ा लचीलापन आ गया था 3 दशक रहते हुए। तो मुझे हम्म। लगता है आजम अखिलेश यादव जो है के सामने आजम खान की तरह तन कर तो नहीं खड़े हो पाएंगे नीरज भाई। वो उस हम्म। लचीलेपन से ही अपनी केमिस्ट्री बना के चलेंगे। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी इसके बहुत माहिर हैं, वो शीर्ष हम्म। नेतृत्व के दिल को जीतने का कला जानते हैं कि कैसे जीतना है। वो बसपा में आते हैं, आने के साथ ही मायावती के समय में कैसे जी। मायावती के राइट हैंड बन जाते हैं। कांग्रेस में आते हैं, आते ही राहुल गांधी करीब हो जाते हैं। प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में प्रभारी थी, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट तक बांटने में रोल अदा किया है, वो दिखते थे। अब ये क्या, जो इस तरह का उनका उरूज था, जिस तरह का उनका पावर था, वो वो सपा में अखिलेश यादव के करीब किस तरह से आएंगे? तो मुझे लगता है कि जो बसपा का संगठनात्मक काम करने का तौर तरीका रहा है, उसको लेके, और जिस तरह के सियासी नब्ज की जो उत्तर प्रदेश की है, उसको लेके मुझे लगता है अखिलेश यादव को बैकअप करेंगे। और जो अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला है, उसके लिए मुझे लगता है उसमें किस तरह का रोल अदा करेंगे, ये भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हम्म। काफी दशक से संगठन में काम करने का तजुर्बा है। और वो एक तरह से इनके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने कई सहयोगियों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को तकरीबन 41% वोट मिला था और समाजवादी पार्टी जो कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई थी उसे 32% वोट मिला था। अब इस दौरान अखिलेश यादव की चुनौती ये भी है, वो मायावती के हिस्से का वोट अपनी तरफ ले आते हैं, निर्दलियों के हिस्से का वोट अपनी तरफ ले आते हैं, तो क्या वो 32% को बढ़ाकर 43% पर ले जा पाएंगे? बड़ी चुनौती ये भी है कि वो भाजपा का वोट काटकर अपनी तरफ किस तरह से लाते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि आने वाले दिनों में पाले बदलने की ये कवायद हमें और तेज दिखेगी और दूसरी पार्टी का, दूसरे गठबंधन का वोट नेताओं के साथ साथ अपनी तरफ कैसा लाया जाए, ये रणनीतियां भी हमें जमीन पर उतरती हुई नजर आएंगी। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कबूल अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।